नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है हम जो नवोदय का एंट्रेंस का एग्जाम होता है क्लास 9th का, उसके क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने मैथ का पोर्शन को सॉल्व किया है, हमने हिंदी किया, हमने इंग्लिश किया। अब वक्त आता है साइंस का पोर्शन और इस सीरीज का लास्ट जो पोर्शन है उसको सॉल्व करने का। यहाँ पे 35 क्वेश्चन आते हैं मैथ और साइंस से, और 15 क्वेश्चन आते हैं बेसिकली हिंदी और इंग्लिश से। तो जो सेक्शन 4 है आपका जनरल साइंस से जुड़ा हुआ है, इसी में आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब आ जाता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे क्या यहाँ पर क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि खरपतवार को किसी खेत से हटाने का सर्वोत्तम समय होता है। मतलब पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि वीड्स क्या होती है। आप जानते हैं कि वीड्स यानी कि कुछ ऐसे अनचाहे पौधे होते हैं जो कि जब हमारी फसल होती है, क्रॉप होती है, तो उसके साथ कई बार आ जाते हैं और ज़रूरत पड़ती है कि हम इनको हटा दें। तो कौन सा एकदम सही पीरियड है, कौन सा ऐसा सही टाइम है जिसमें हमको इनको हटाना चाहिए? आप इसका बताइए आंसर। आप ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। बिफोर द वीड्स प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, मतलब हमें उन्हें तभी हटा लेना है जब ये वीड्स हैं अपने फ्लावर्स को प्रोड्यूस करें और सीड्स को बना लें और वहाँ पे फैला दें, इससे पहले ही कर लो। या फिर आफ्टर द वीड्स हैव प्रोड्यूस्ड फ्लावर्स एंड सीड्स, मतलब कि तब करो जब फ्लावर्स वगैरह इन्होंने कर चुके हों और पूरा सीड्स वगैरह बिखेर दिए हों कि और अच्छे से वीड्स हो जाएं। वेट करना चाहिए, ऐसा है ना। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन इन वीड्स, या फिर उस समय जब ये फ्लावर बना रहे हैं, अभी सीड बन रहा है। आफ्टर द वीड्स हैव ग्रोन ओल्ड एंड ड्राइड अप इन द फील्ड, या फिर तब हटाओ जब सब कुछ हो चुका है, एकदम सूख उग जाएंगे, इस तरह से। तो भाई इतना वेट क्यों करना? अगर कोई ख़राब चीज़ है उसको पहले ही हटाओ ना। तो बिफोर द वीड्स प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, तभी इसको हटा देना है ना। तो सही जवाब हो जाता है। इसके बाद साइलो, साइलो का उपयोग होता है। सिलोज भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में साइलो। तो आपको जो आप लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है साइलो का उपयोग किस लिए होता है? उपयोग होता है बेसिकली किस लिए, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम कैप, यानी कि ग्रेन जो सीड्स होती हैं उनको कैप से अलग करने के लिए। चैप, अनाज के बीजों, हम हिंदी में पढ़ते जाते हैं ताकि जो हमारे हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। अनाज के बीजों, दानों को भूसे से अलग करने में। खेतों में फसल उगाने में। भंडारण के दौरान बीजों को चूहा और कीटों से संरक्षण बचाने के लिए। या फसलों की सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति करने में। ये क्लास 8 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इंग्लिश के ऑप्शन है सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम कैप, ग्रो क्रॉप्स इन अ फील्ड, प्रोटेक्ट ग्रेन्स फ्रॉम रैट्स एंड इंसेक्ट्स ड्यूरिंग स्टोरेज, सप्लाई वाटर फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इसका जो सही जवाब है क्लास 8th की बुक में ही आपको मिलेगा कि जो सिरोज होते हैं वो बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए स्टोरेज टाइप में होते हैं। तो भंडारण के दौरान बीजों को चूहे और कीटों से संरक्षण में बचाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68th है कि इन स्टेटमेंट्स को हमको पढ़ना है और इसका देखना है कि क्या सही जवाब हो सकता है। पहली बात तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, और उसके बाद नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको उनमें जो सही लगते हैं उनको चुनना है। पहले हम एक एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि राइजोबियम बैक्टीरिया जीवाणु चने के पौधे की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है। उर्वरक मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस बनाते हैं। सरसों के बीजों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है, और बीजों की बुआई में सीड ड्रिल के उपयोग से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बुआई के उपरांत भी बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार। राइजोबियम बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ ग्राम प्लांट। फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मस्टर्ड सीड्स आर सोन इन द रेनी सीजन, या यूजिंग अ सीड ड्रिल टू सो सीड्स इंश्योर दैट द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। तो इसका जो सही जवाब है आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाता है 1 और 4, यानी राइजोबियम रहता है वहाँ पे, सही जवाब है। और यूजिंग अ सीड ड्रिल टू सो सीड्स इंश्योर दैट द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, मतलब कि ढक जाए, ये एक इंश्योर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। स्पाइरोगारा तथा क्लेमाइडोमोनास जैसे सूक्ष्मजीवों को किस वर्ग में बांटा जाता है? मतलब बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि जो स्पाइरोगायरा है ना, और आपका क्लेमाइडोमोनास है, ये बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंगी है, या फिर आपका प्रोटो जो है, क्या है आखिर? कौन सी ऐसी चीज़ है? कोरोना वायरस है, क्या है? बताइए जल्दी। अच्छा एक चीज़, सॉरी, हिंदी वालों के लिए भी बता देते हैं कि जीवाणु है, शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ है। क्या लगता है आपको? बैक्टीरिया कौन कौन बोल रहा है? बैक्टीरिया पे लॉक किया जाए। सही जवाब है इसका एल्गी, यानी कि बी। ये आपका सिंगल, और जो स्पाइरोगायरा है वो सिंगल सेल्ड है, और आपका जो दूसरा वाला था क्लेमाइडोमोनास सिंगल है, और स्पाइरोगायरा मल्टी सेलुलर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे एंटीबायोटिक्स कहलाई जाने वाली औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सोच में जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है, वो कहाँ से किस स्रोत हैं? मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स विच आर यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एल्गी एंड बैक्टीरिया से बनती हैं, फंगी एंड एल्गी से बनती हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी से बनती हैं, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया से। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया एंड फंगी से। ठीक है, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह देख सकते हैं आराम से, क्योंकि जैसे पेंसिलिन हो गया फंगी से है ना, तो पेंसिलिन है और द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द फंगस पेंसिलम, यहाँ पे नोटाटुम करके है एक, और अलग अलग इसकी एंटीबायोटिक्स हैं जो बनती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हमको मैच कराना था, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द नेम ऑफ द ह्यूमन डिसीजेस गिवन कॉलम एंड इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो कौन सी जो बीमारी है किस चीज़ से बेसिकली क्या होती है, फैलती है, ये आपको बताना है। हिंदी में आप देख सकते हैं खसरा है, हेपेटाइटिस ए है, और इसके बाद हैजा है, इसके बाद आपका एक और है ऑप्शन चिकन पॉक्स। सही जवाब आपको बताना है। कॉलम सेकंड में आपका दिया है फूड, वाटर, एयर, और यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एयर या फिर वाटर। तो देखिए ऑप्शंस को क्या लगता है, कॉलरा कैसे फैलता है, फूड, वाटर से या एयर से, क्या लगता है आपको? एक ही ऑप्शन अगर आपने सही कर लिया ना तो लगभग इस तरीके के क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। चलो मिलाते हैं। कॉलरा पहले देखते हैं ना, थर्ड वाला। ओके, थर्ड वाला देखो, एक चीज़ तो है, थर्ड का इसमें भी वन है, इसमें भी वन है। एलिमिनेशन देखो, तो कहीं ना कहीं या तो ए सही हो सकता है या तो बी सही हो सकता है ना, इसको हम हटा ही देते हैं। मिला लेना एक बार एग्जाम में, लेकिन हम हटा देते हैं क्योंकि हमें पता है कि कॉलरा जो होता है फूड एंड वाटर से, कंटामिनेटेड वाटर वगैरह। मीजल्स, खसरा, खसरा किससे हो सकता है? एयर से, दूसरे से। फिर इसके बाद ये हो गया हमारा सेकेंड, फोर्थ है हेपेटाइटिस ए यानी वाटर से। चिकन पॉक्स आपका एयर से, ठीक है, सही है। ओके, तो बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, द सब्सटेंस विच इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग ऑफ कोल इज, इनमें से एक मिनट, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कोयले के परिष्करण द्वारा प्राप्त नहीं होता? परिष्करण का मतलब होता है प्रोसेसिंग। इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कोयले की प्रोसेसिंग के द्वारा हमें नहीं मिलता है? आपके ऑप्शन है बिटुमेन, ऑप्शन बी है कोक, ऑप्शन सी है कोल टार, या फिर ऑप्शन डी है कोल गैस। सही जवाब आपको बताना है, क्या हो सकता है इसका? सोचिए सोचिए। इसका सही जवाब है ए, बिटुमेन। बिटुमेन जो होता है वो बेसिकली पेट्रोलियम का प्रोडक्ट हो जाता है, बिटुमेन। एन एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स इज, अच्छा है, मतलब कौन सा ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो खत्म नहीं हो सकता? मिनरल्स हो सकते हैं भाई, ये तो कट करो। नेचुरल गैस हो सकती है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर वाली है, नेचुरल गैस की बात नहीं हो रही बाहर। पेट्रोलियम हो सकता है, सनलाइट इनएग्जॉस्टिबल, कितना यूज करोगे, ख़त्म ही नहीं होने वाला। चलो अगला, अ कंबसन इन विच सब्सटेंस लाइक phosphorus when kept in air suddenly burst into flame without the application of any apparent cause is known as। एक वैसा एक्सप्लोजन आप पढ़ते हैं क्लास 8th में, ही आपको पढ़ाया जाता है कि ऐसा होता है कि अचानक से जब हम जो फास्फोरस है बेसिकली उसको रखते हैं तो वायु में जहाँ ये पड़ेगा प्रत्यक्ष कारण के अचानक ज्वाला के साथ जल उठते हैं, कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? रैपिड कंबसन, एक्सप्लोजन, स्लो कंबसन, स्पॉन्टेनस। तो सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी एकदम सही है, स्पॉन्टेनस कंबशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करना सर्वोत्तम है? अगर द फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इन्फ्लामेबल व मटेरियल लाइक पेट्रोल आर बेस्ट कंट्रोल्ड बाय यूजिंग, इनमें से किसको, इसके देख लेते हैं। और ऑप्शन तो नहीं दिया होगा, ठीक है, नहीं है, मतलब इतने में ही सेलेक्ट करना है। अगर आग लग गई है तो हमको क्या यूज करना चाहिए? वाटर यूज करना चाहिए। अब बिजली में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी, याद रखना, पानी का यूज करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना चाहिए, या फिर सोडियम क्लोराइड का यूज करना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या यूज करना चाहिए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर सोडियम क्या है, क्लोराइड, NaCl। क्या लगता है आपको? ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, टिक किया जाए। बहुत अच्छा जवाब, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण, प्लेन मिरर में कैसा ये इमेज बनता है? तो इरेक्ट और समतल है ना, प्लेन है तो सेम साइज का होगा एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमेशा सीधा बनता है और
हमारा जितना भी साइज, अच्छा इसके ऑप्शन आप चाहें तो देखना तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि और भी दिया था इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इन साइज, मतलब इन्वर्टेड उल्टा बनेगा और साइज में छोटा बनेगा। इरेक्ट एंड सेम साइज हमने बता दिया, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड सीधा बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है आपका इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड, यानी कि उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, तो देख सकते हो आप, मन हो तो इच्छा हो तो। बाकी बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द part of earth in which living organisms exist, the part of earth which support life, variety of food cuisines available to living organism on earth, variety of organisms existing on earth, their interrelation and their relationship with the environment। यही सही है बायोडाइवर्सिटी के लिए, बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ रीजन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स टू फ्लाई टू अवे एरियाज एवरी ईयर, मतलब कि कौन सा ऐसा रीजन है जो नहीं है, इन सर्च ऑफ फूड है, होता है, ये तो है ये। टू चेक देयर एबिलिटी टू, भाई साहब मतलब उड़ने के लिए चेक करने जाती हैं इतनी दूर, ये दिन आ गए, वाह यही गलत है, इसी को पकड़ो। टू अवॉइड एक्सट्रीम, ये तो होता है। टू ले एग्स इन एरियाज विद हॉस्पिटेबल कंडीशन, ये भी होता है, ये गलत है, मतलब यही ऑप्शन ये सही है क्वेश्चन के लिए आंसर। ट्रेड डाटा बुक एक ऐसी पुस्तक स्रोत है जिसमें निम्नलिखित में से किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? ऑल इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का, और एक्सटिंक्ट प्लांट एंड एनिमल्स का, ऑल एंडेमिक प्लांट्स, एंडेमिक क्या होता है पता है ना, रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स का, किसका रखा जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, क्या लगता है आपको, क्या टिक किया जाए, ए या बी? जो आप कहेंगे वही टिक किया जाएगा। रेड डाटा बुक एक ऐसी स्रोत है, देखो एंडेमिक और दुर्लभ जो नहीं हो सकता, तो इसका सही जवाब हो जाता है हमारा सभी विलुप्त पौधे तथा जंतु, एकदम करेक्ट आंसर है। ए, ऑल इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पे रखे जाते हैं जो इंडेंजर्ड हैं। चलो नेक्स्ट, मतलब वो गलत था, बी नहीं है, सभी विलुप्त पौधे तथा जंतु। मानव, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन स्पर्म हैज अ हेड, मिडिल पीस एंड टेल, की बात सही है। द स्पर्म इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द टेस्टिस, गलत है। और इसके बाद अगला है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द एग्स मूव टुवर्ड्स द स्पर्म, इसमें सही आपको क्या लगता है? 1 ओनली, बी है 1 एंड 3, सी है 2 एंड 4, डी है 1 to 4, क्या लगता है आपको, व्हाट इज राइट? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन 1 ओनली, है ना। चलो अगले क्वेश्चन 80 हो गया है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। मुर्गियों के जनन के प्रक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मुर्गियों के बारे में पूछा गया है, दे एग्जिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्या वो अंदर आंतरिक जनन होता है? इफ़ अगर आपके अंदर थोड़ा सा कॉमन सेंस है, एग वगैरह के बारे में जानते हैं, देन यू कैन आंसर दिस। ओके, चलिए, देयर आर मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रायो ऑफ अ हेन, ये हो सकता है। द एम्ब्रायो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप अ न्यू चिक इनटू अ चिक, देयर आर विवेपरस एनिमल, दे आर विवेपरस, यानी ये जरायुज जंतु हैं, कहलाते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा? ये तो इनकरेक्ट है, दे आर विवेपरस, ये तो गलत है, जरायुज नहीं होते। तो 1 2 3, तो तीनों सही हैं बेसिकली। इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक निषेचन होता है, इसका दे आर मैनी प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रायो ऑफ अ हेन, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसके ऑप्शन में तो लेकिन 1 2 3 है नहीं, शो इसमें अच्छा गलत तो नहीं पूछा है, अच्छा इनकरेक्ट, सॉरी वही चीज़ है, ठीक है, ए ओनली 4, ठीक, मतलब ये नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, देखिए यहाँ पे दिक्कत हो जाती है जब हम लोग पूरा क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते तो फिर प्रॉब्लम होती है, गलत पूछा था, हम सही ढूंढ रहे थे। निम्नलिखित जंतुओं में से किसके नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डू द यंग वंस रिसेंबल देयर पैलेट्स, तो किससे एकदम मिलते जुलते होते हैं आपके ऑप्शन से? फ्रॉग, बटरफ्लाई, मॉस्कीटो, काव, मेढक, तितली, मच्छर या फिर गाय, क्या लगता है आपको? मच्छर ये किया जाए? नहीं, काव, डी। चलिए, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन विच इंक्लूड चेंजेस एट प्यूबर्टी सीन इन बॉयज ओनली, बॉयज में जो यौनारंभ की अवस्था होती है उसमें कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो देखने को मिलते हैं केवल बॉयज में?
तो आपके ऑप्शन है रिलीज ऑफ एक्सट्रोजन हार्मोन, एडम एप्पल इन इज स्मॉल इन साइज, सोल्जर बिकम ब्रोडर एंड चेस्ट वाइडर, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। क्या आपको सही लगता है? इसको कंठमणि बोलते हैं। 3 एंड 4, सोल्जर बिकम ब्रोडर एंड चेस्ट वाइडर, ये होता है ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। एस्ट्रोजन और ये जो है इससे कोई मतलब नहीं है, तो 3 एंड 4। चलिए, किसी जलाशय में यह पाया गया कि बहुत समय तक टेडपोल लार्वा के वयस्क में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण में नहीं हो पाई, या किसकी कमी के कारण हो सकता है? इट वॉज नोटिस्ड इन अ वाटर बॉडी दैट tadpoles डिड नॉट metamorphose into adult for a long period of time. This may be due to lack of एड्रिनल ग्रंथियों से उत्पादित एड्रेनालिन हार्मोन की वजह से हो रहा है, कि कमी से थायरॉक्सिन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड की वजह से, इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियाज, या फिर अंडाशय से एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरी, किसकी वजह से हो रहा है? तो ऑप्शन बी इसका सही है, 84। तो मेटामॉर्फोसिस जो होता है टर्टपोल में, एडल्ट फ्रॉग जिसको बोलते हैं, मेटा इज स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाई हार्मोन जिसको थायरॉक्सिन बोलते हैं, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द थायरॉइड ग्लैंड, और इसके थायरॉक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। और ह्यूमन में भी आपने देखा होगा बीमारियां होती हैं, आयोडीन ज़्यादा हो जाता है तो फिर। गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट लिस्टिंग केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ हार्मोन, दे आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, सही बात है। They are transported to the targeted cell. Endocrine gland relates them into the bloodstream. Target site respond to hormone and changes are observed in the body. तो पहले क्या होता होगा? पहले तो सिंपल सी बात है कि ई जो हमारा क्या है 1, देन इसके बाद 3, ए बी सी देन डी, यानी कि ए बी सी डी, 1 3 2 4, 1 3 2 4, डी ऑप्शन एकदम सही हो जाता है, सही ना? डी ऑप्शन एकदम सही हो जाता है। हिंदी वाले भी पढ़ लें भाई साहब, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर पढ़वा देते हैं इनको। हार्मोन की सहायता से जो जंतु में होने वाले रासायनिक समन्वयन से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, उनको पढ़ना है। इनका स्राव अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथियों, तो इसको मतलब आपको सीरीज में लगाना है। पहले क्या होता है, वे लक्ष्य स्थल तक पहुंचा दिए जाते हैं। अंतःस्रावी जो एंडोक्राइन ग्रंथियाँ उन्हें रुधिर प्रवाह में स्रावित कर देती हैं, और इसके बाद लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है और शरीर में परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। तो 1 मिनट 1 3 2 4 सही है, 1 3 2 4। When pressure on the bulb of a dropper with its nozzle kept in water is released, water rises in the dropper due to, किसकी वजह से हो रहा है? जब bulb of a dropper kept in water is released, water rises in the dropper, अब वो पानी ऊपर की तरफ उठ जाता है। मतलब जैसे वो ड्रॉपर होता है ना, जब उसको आके रखते हैं फिर उसके बाद छोड़ते हैं तो पानी होता है। जब ड्रॉपर जिसकी चंचू पानी में रखी है केबल पर को हटा दिया जाता है तो ड्रॉपर में पानी चढ़ जाता है, कि पानी के दाब की वजह से हो रहा है। प्रेशर ऑफ वाटर, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ये तो बिल्कुल गलत है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हो रहा है शेप ऑफ बल्ब। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा, बताइए क्या हो सकता है? आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं कि ये पानी के दाब की वजह से है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की वजह से है, या फिर आप बोल सकते हैं वायुमंडलीय दाब की वजह से, या बल्ब की आकृति की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या लगता है आपको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर सही किया जाए। चलिए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, तगड़ा क्वेश्चन है। 4 घनिष्ठ मित्र विभिन्न आकृतियों के 4 पात्र बर्तन लाए हैं जिनमें रंगीन पानी है। प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा नीचे दी गई है। प्रत्येक बर्तन के तल पर लगने वाले दाब यानी प्रेशर को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको बताना है कि ये प्रेशर किसमें ज़्यादा होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना? तो उस हिसाब से आप देखिए, जिसका एरिया कम है वहाँ पे वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना? ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे उसका वो कितना है, आप बोल सकते हैं फोर्स, और जितना फोर्स ज़्यादा उतना ही प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाना है।
तो सबसे ज़्यादा जो वाटर है तो वो मतलब प्रेशर है वो हमारे कहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा एक चीज़ और होती है यहाँ पे, ये तो होता है सॉलिड का। P इज इक्वल टू एक और फार्मूला होता है जो कि हमारा होता है HPG होता है ना। H हाइट, P और फिर G। मान लो कि ये हाइट तो सबसे ज़्यादा है ना। और जो वो है डेंसिटी, डेंसिटी तो दी हुई है 450 300 और 9.8 को हम 10 मान के चलते हैं, ठीक है। तो देखो अभी अगर हम हाइट का कंपैरिजन करें तो मान लो कि ये 2 है, फिर ये 2 2 2 से बढ़ा लो, तो ये अगर 4 था तो ये 6 रहा होगा, फिर ये 8 रहा होगा और ये उसकी तुलना में और ज़्यादा रहा होगा, है ना। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रेशर तो एस में है ना। फिर उसके बाद भी अगर बात करें तो 4 है जो मतलब कि ज़्यादा की अगर बात करें तो 400 वाला जो है हमारा, ये इस फिर इसमें सबसे कम है। तो हमको अगर देखने को मिलेगा तो आर क्यू फिर पी एस ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होना चाहिए इसका, है ना। सही है, आर क्यू पी एस। अगला क्वेश्चन, 4 बेलनाकार छड़ें हैं ए बी सी डी हैं जिनका द्रव्यमान तथा लंबाई समान है लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भिन्न है। ए की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है जबकि बी सी डी की त्रिज्या इतनी इतनी, इन्हें एक बड़े बर्तन में भरे बालू की सतह पर ऊर्ध्वाधर रखा गया है। ये भी देखो सेम है क्वेश्चन, मतलब उसी तरीके का है। देयर आर 4 सिलेंडर रॉड्स हैं ए बी सी डी, मतलब ऐसे कुछ रॉड्स हैं, ठीक। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। 1 मिनट देख लेते हैं, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो ये 4 रॉड है, 30 मिनट की वीडियो हो गई है। ये 4 रॉड है ना। इसमें अगला चीज़ ये बोला गया है कि हैविंग द सेम मास एंड इक्वल लेंथ बट डिफरेंट एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनकी लेंथ सेम है लेकिन बस इनका क्या है, क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है, मतलब एरिया अलग है, मास सेम है, यानी फोर्स वो है। अब बताना है कौन सी सबसे ज़्यादा अंदर तक जाएगी। तो प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा उतना ही वो अंदर जाएगी। देखो एरिया जिसका जितना कम होगा उतना ही वो डीप में जा सकती है। ए की त्रिज्या अगर मान लो 8 सेंटीमीटर है तो क्या होता है इसका जो वो होता है 2πr, है ना। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो ये 8 है और दूसरी वाली आपको देखने को मिलेगी, 1 मिनट मच्छर, ये आर है, ये 8 है, ये 4 है, ये 12 है, ये 10 है। बी हो गई हमारी 4, यहाँ पे ये हो गया 12, फिर हो गया 10। सबसे ज़्यादा तो भाई जो कम एरिया है वो तो बी के पास है ना। तो हमारा जो बी है वो बेसिकली सबसे डीप में जो जा सकता है ना। ए आंसर है बी, ठीक। समझ में आ रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा आपको इस टॉपिक को एकदम मतलब अलग अलग से जब पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बस इतना समझ लीजिए जिसका जितना एरिया कम वो उतना ही प्रेशर लगा है, और प्रेशर का मतलब है जैसे कील होती है तो उतनी डीप तक जा सकती है ना। तो ये होता है। इसके बाद द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज, मतलब कि कौन सी जो फ्रिक्शनल फोर्स हैं वो ऑर्डर कैसा है उनका, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे कम फोर्स फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। एक होती है रोलिंग स्लाइडिंग स्टैटिक में, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी रोलिंग स्लाइडिंग स्टैटिक। रोलिंग में फ्रिक्शन सबसे कम, फिर स्लाइडिंग में उससे ज़्यादा फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, स्टैटिक में सबसे ज़्यादा, सबसे कम रोलिंग में लगेगा कोई चीज़ खिसक के जा रही है, स्लाइडिंग में उससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, स्टैटिक में सबसे तगड़ा लग रहा है भाई, रखी हुई चीज़ सबसे तगड़ा फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का। द टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस बहुत द सर्फेसेस आर, अगर दो चीज़ों के बीच का हमको फ्रिक्शन को कम करना है तो उनको रफ बना दो, खदखुदरा बना दिया जाए, या फिर उनको स्मूथ बना दिया जाए, या फिर उनको ग्रूव उसमें बना दिया जाए, या फिर उनको हार्ड बना दिया जाए, कठोर खांचेदार। भाई देखो सिंपल सी बात है, खुरदुरा और खांचेदार कठोर बना दोगे दिक्कत हो जाएगी, फ्रिक्शन उसमें बढ़ जाएगा। लेकिन हमें कम करना है तो उनको स्मूथ बना दिया जाए, इट इज़ बेटर, है ना। तो मेड स्मूथ, ठीक। चलो अगला देखते हैं। सामान्य स्वास्थ्य जो मानव कान होता है उसके लिए श्रव्य आवृत्ति कितनी होती है। तो 10 एडजस्ट से 10,000, 20 से 20,000, 20 से 10,000, 10 से 20,000। तो सही जवाब है 20 से। इसके ऊपर होती है अल्ट्रासोनिक, इससे नीचे होती है इंफ्रासोनिक, है ना। तो ये चीज़ें हैं, क्लियर होनी चाहिए, मतलब क्रिस्टल। कोई वस्तु 30 सेकंड में 15 डोलन करती है, उस वस्तु की आवृत्ति और आवर्त काल क्रमशः है। A body makes 15 oscillation in 30 seconds. Its frequency and
टाइम पीरियड रिस्पेक्टिवली आर। मतलब ऐसा है कि एक कोई पेंडुलम है, कोई भी बॉडी है, वो क्या करती है, 15 ऑक्सीलरेशन करती है 30 सेकेंड में। तो टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रिक्वेंसी क्या होता है? फ्रिक्वेंसी इज जस्ट कि कितना आपका वो होता है, मतलब ऑक्सीलेशन हो पा रहा है ना टाइम में एक। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है बेसिकली फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीलरेशन एंड टोटल टाइम होता है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलरेशन है 15, 30। तो यहाँ पे जब कट करोगे तो 0.5 एच, ये तो हमारी फ्रिक्वेंसी हो गई। टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है हमारा 1 फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे जब 0.5 रखोगे तो ये हो जाता है हमारा टाइम पीरियड में। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, टोटल टाइम इज इक्वल टू अपॉन टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलरेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलरेशन। तो यहाँ से भी मतलब वही चीज़ भी ना कि उसको डिवाइड करके इधर ले आया, उसको डिवाइड करके उधर ले आया। तो वो हमारा कितना था, टाइम पीरियड हमें निकालना है, तो वो हमारा कितना है, टाइम पीरियड अभी 30 डिवाइडेड बाई 15, ये हो जाएगा हमारा 2 सेकेंड। ठीक है। और या तो यहाँ से भी कर सकते हो, 0.5 था तो ये ऊपर मतलब 10 हो जाएगा 2। ठीक, मतलब टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 फ्रिक्वेंसी से निकाल सकते हैं, दोनों तरह से निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, सॉरी Z2 से, हाँ बी, डी। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी को कर सकता है? वेजिटेबल ऑयल, या फिर आप बोल सकते हो विनेगर, डिजिटल्ड वाटर, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन तो भाई कभी भी आए काट देना। डिजिटल्ड वाटर कैसे करेगा, करेगा क्या, नहीं करेगा। वेजिटेबल ऑयल, तेल और विनेगर में लड़ाई हो गई है, अभी बताइए कौन सही होना चाहिए। बी एकदम सही, विनेगर। तो एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट ओनली, हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट, केमिकल एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट। तो सब कर सकता है ना, सब कर सकता है, सब कर सकता है। धातुओं की वस्तुओं पर विद्युत लेपन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? निकेल का नहीं किया जाता, या फिर सिल्वर का नहीं किया जाता, क्रोमियम का नहीं होता, या फिर सोडियम का नहीं होता। क्या लगता है आपको किस चीज़ का कोटिंग, मेटेलिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं की जाती? क्यों नहीं की जाती, उसका भी रीज़न बताएंगे। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन हमारा डी है, डी है, डी है, डी है। क्यों है डी? क्योंकि सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल होती है, रिएक्ट कर जाएगी। गरज वाले तूफानों के बनते समय धनात्मक आवेश एकत्र हो जाता है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द थंडर स्टॉर्म पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट कहाँ पे हो जाता है वो? आपके ऑप्शन है अपर एज ऑफ द क्लाउड, लोअर एज ऑफ द क्लाउड, लेफ्ट एज ऑफ द क्लाउड, या फिर राइट एज ऑफ द क्लाउड। तो ये राइट और लेफ्ट तो बिल्कुल काट देना, ये तो हो ही नहीं सकता। लोअर होगा या फिर अपर होगा, तो इस पर अगर कन्फ्यूजन होगी तो अपर एज ऑफ द क्लाउड में क्या होता है, अपर में हो जाता है हमारा पॉजिटिव, ये क्लाउड है। यहाँ पे ऊपरी छोर पे हो जाता है पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाता है निगेटिव। कहीं पे नीचे आया अगर प्लस, तो फिर इधर हमारा कनेक्शन होने लगता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थ्स लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एन अर्थक्वेक? कौन सी लेयर है जो बेसिकली अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? आपके ऑप्शन है आउटर कोर, क्रस्ट, इनर कोर, या फिर मेंटल। सही जवाब आपको बताना है, क्या लगता है, क्रस्ट या मेंटल? आउटर कोर और इनर कोर हटा दो, क्रस्ट और मेंटल में बताइए। हमने 2 ऑप्शन आपके हटा दिए, क्या लगता है? तो सही जवाब इसका क्रस्ट। क्रस्ट में ही मेंटल से कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना है मतलब बेसिकली क्रस्ट है। किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के टुकड़े के में आपस में रगड़ा जाता है, मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? ग्लास रॉड एंड पीस ऑफ सिल्क बोथ एक्वायर पॉजिटिव, दोनों में पॉजिटिव आ जाएगा। ग्लास रॉड एंड पीस ऑफ सिल्क बोथ एक्वायर, दोनों में नेगेटिव। ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड पीस ऑफ सिल्क एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। मतलब जो कांच की रॉड है वो प्लस लेगी और जो सिल्क है वो निगेटिव लेगा। या फिर ग्लास रॉड एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड पीस ऑफ सिल्क एक्वायर्स पॉजिटिव। तो देखो दोनों प्लस प्लस, दोनों माइनस माइनस तो नहीं ले सकते, कन्फ्यूजन आएगा सी या फिर डी में। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसका ऑप्शन सी है, यानी कि ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड पीस ऑफ सिल्क एक्वायर नेगेटिव चार्ज। दिस इज स्टैंडर्ड कन्वेंशन इन फिजिक्स, व्हेन रब्ड टुगेदर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ग्लास। ये कन्वेंशन है, मतलब ये चलता चला आ रहा है कि जब ग्लास की रॉड को रगड़ा जाता है सिल्क से, तो जो रॉड है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, जब लूज करती है तो उसके ऊपर प्लस आता है, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क गेनिंग दोज इलेक्ट्रॉन बिकम्स निगेटिवली। तो ये निगेटिव आ जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स ग्लास से इसमें आते हैं बेसिकली सिल्क में।
ठीक, अगला क्वेश्चन है, तनिष्ठा इज स्टैंडिंग 12 मीटर अवे इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर, हाउ फार मस्ट सी वॉक सो दैट सी इज 60 मीटर अवे फ्रॉम हर इमेज। तनिष्ठा जो है वो बेसिकली खड़ी हुई है एक प्लेन मिरर के सामने, और उसके प्रतिबिंब से 6 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए कितना चलना होगा। वो अभी है खड़ी है, आप बोल सकते हैं 12 मीटर दूर, मतलब जैसा ऐसा है, ये 12 मीटर है उसकी प्रतिबिंब से 6 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए, और ये इसकी डिस्टेंस है टनिस का, और तो उसको कितना चलना होगा कि बेसिकली जो दूरी है तो 6 हो जाए। तो अगर 9 चलेगी, है ना, तो 9 अगर चली होगी यहाँ पे तो उसकी 3 हो गई होगी, और जब 9 इधर आई होगी तो इधर भी 12 से ये मतलब आ गया जाएगा, है ना, 3 इधर बचेगा, 3 इधर, तो 3 3 6 हो जाएगा। तो ये टोटल उसकी इमेज से जब दूरी हो जाएगी वो 6, तो उसको 9 मीटर चलना पड़ेगा, है ना। तो 12 माइनस 3। प्रकाश की कोई किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से 35 डिग्री का कोण बनाती हुई अपतित होती है। इस स्थिति में संघटन परावर्तन कोण का माप क्या होगा। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 35 फ्रॉम इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, और यहाँ पे ये रे आई और 35 डिग्री यहाँ पे बनाती है। तो यहाँ पे आपको पता है ये 90 होता है जैसे, तो 35 यहाँ पे बना दी तो 65 बचा, नहीं नहीं 45 बचा, ओके 45 क्यों, 55, हाँ 55 बचा। अब द मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑफ रिफ्लेक्शन इन दिस सिचुएशन कितना हो जाएगा, ये भी 55 हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका सी है एकदम करेक्ट हो जाता है ना। तो ये हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हमने जो नवोदय का तीनों बेसिकली बोल सकते हो चारों पार्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ख़त्म किया, और आशा करते हैं आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, क्योंकि हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाने की कोशिश की है, तो हमने उतना हर क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहा हो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर समझना है, उस पर अच्छी खासी वीडियो चाहिए जिसमें हम प्रैक्टिस भी करें चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन करने थे, तो हर एक क्वेश्चन पे हम उतना टाइम नहीं दे सकते, टाइम की एक बाउंडेशन होता है। तो इस वजह से आज यहीं पे इस सीरीज़ को एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको सारी वीडियोज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आई हैं, कॉन्सेप्ट पसंद आए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।